का ऐसा नशा सा हो गया था। सुबह शाम मैं जिम जाता ही रहता। धीरे धीरे मेरी सेहत सुधरने लगी थी, मैं तगड़ा दिखने लगा था। और जब मैं 12वीं कक्षा में था, अपनी क्लास का सबसे तगड़ा लड़का मैं ही था। जो मेरा मजाक बनाया करते थे, जानबूझकर मुझे पीटने की कोशिश किया करते थे, अब मुझसे नजरें तक नहीं मिलाते थे। मेरे तगड़े शरीर को देखकर वो खुद घबरा जाया करते थे। मेरे बाइसेप का साइज बड़ा होने लगा था और उनकी हिम्मत छोटी होने लगी थी। जिसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ने लगा और वहां पर मेरा रुतबा काफी ज्यादा अच्छा था। मैं और भी ज्यादा तगड़ा हो गया था। आप जितनी ज्यादा कसरत करते जाते हैं, शरीर में बदलाव होते चले जाते हैं। आप और भी ज्यादा अच्छे, हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखने लगते हैं। शायद यही कारण था कि कॉलेज में कई लड़कियां मुझ पर मरा करती थी, लेकिन मैं लड़कियों को ज्यादा भाव देता ही नहीं था। मैंने पहले से सोचा हुआ था, शादी तो मैं उस लड़की से करूंगा जो मेरे माँ बाप पसंद करेंगे। बाकी ऐसी लड़कियों को जरा भी भाव नहीं दूंगा जो ऐरे गैरे किसी भी लड़के पर फिसल जाती हैं। शायद यही कारण था, जब भी लड़कियां मेरे करीब आती ना, मैं बेइज्जती करके उन्हें भगा देता। एक तो मेरे अंदर हिचक भी थी, लड़कियों से खुलकर बात भी नहीं कर पाता था। और बाकी मेरे साथी बिल्कुल मेरे जैसे, थोड़ा थोड़ा वो भी जिम लगाया करते थे। सबसे तगड़ी बॉडी मेरी थी, लेकिन हम पूरा दिन बस जिम की बातें करते ही रहते। ऐसे घूमते फिरते कॉलेज की लाइफ मेरी खत्म हो गई। जब मैं आखिरी साल में था, अपने दोस्तों की तरफ देखकर सोचा करता था, क्या ये दोस्त मुझसे दोबारा मिलेंगे? जब कॉलेज खत्म हो जाएगा शायद हर कोई दूर दूर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे सभी दोस्त काम ढूंढने के लिए अलग अलग राज्यों में जैसे दूर चले गए थे। मैं अपने छत्तीसगढ़ में ही मौजूद था। पहले तो 6 महीने मैंने कोई काम नहीं किया। मेरे पिता भी कह रहे थे, कोई काम अगर ढूंढना चाहते हो तो तुम ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता था जिसमें मेरी इज्जत छोटी हो जाए। 2 बार मैं अलग अलग जगह काम करने के लिए लगा था। 2 ही दिनों में झगड़ कर मैं आ गया। किसी की ऊंची आवाज में कभी सुन नहीं सकता था। जब मैं पतला था, हर किसी की बात सुना करता था। जब से मैंने जिम जाना शुरू किया ना, उसके बाद किसी की भी बात सुनना मुझको गवारा नहीं था। इसी कारण 2 जगह काम छोड़ लिया मैंने। धीरे धीरे समझ में आने लगा। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे, तू तो निकम्मा होता जा रहा है, तू कोई काम नहीं कर पाएगा। और ये बात मेरे दिमाग में ऐसी घूमती गई, मैंने खुद को जैसे घर में कैद करना शुरू कर लिया था। सुबह से शाम तक मैं घर में रहता। शाम को जब जिम भी जाता तो कानों में हेडफोन लगाकर मैं अपनी वो कसरत करता रहता। कई मेरे साथी दोस्त जो उस जिम में आया करते मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन मैं उनकी बातें नहीं सुनता था। हर कोई कहने लगा था 1 साल बाद कि ये निकम्मा है, ये कोई काम नहीं कर पाएगा। देखो कैसे बॉडी बनाए घूमता है, लेकिन इस बॉडी का कोई काम तो है नहीं, एक दिन भूखा मरेगा। इसका बाप इतनी मेहनत करता है, इसका दादा कितनी मेहनत किया करता था, और ये निकम्मा बिल्कुल मेहनत नहीं करता, बस बाप के पैसे उड़ाने के लिए ऐसे जिम में आ जाता है। मैं वो हेडफोन की आवाज़ थोड़ी कम रखा करता था ताकि बातें सुन पाऊं। कई ऐसे दोस्तों से झगड़ा भी किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा उनकी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। फिर मैं अपने पिता को भी अपनी मजबूरी समझा रहा था कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, अगर आप कोई बिजनेस खोलने में मेरी मदद करें। तब मेरे पिता ने कहा था, तुम अपने दादा का काम अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जब तक तुम्हें कोई और काम नहीं मिलता। वैसे भी उस जमीन पर पहले तुम्हारे दादाजी खेती किया करते थे। तुम्हें पता है ना, पिछले साल जब उनकी मौत हो गई, तगड़े तो थे लेकिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हो गई और वो जमीन पर हम खेती कर नहीं पाए। वो कितनी सब्जियां उगाया करते थे और सब्जियां यहाँ घर पर भी आया करती थी। तुम देखो कितनी खराब किया करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद पैसों की भी कमी होनी शुरू हो गई है। मैं तो सरकारी नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता, छुट्टी बहुत लेट होती है। अगर तुम फ्री हो, अपने दादाजी की उस जमीन पर तुम वैसी ही सब्जियां उगाना चाहो तो उगा सकते हो। वैसे मैंने 6 महीने पहले कई लोगों को उस गांव में कहा था कि वहां सब्जियां उगाना, लेकिन वो उगाते तो हैं, मुझे कहते हैं खराब हो गई, वहां कोई भूत प्रेत है जो सब्जी खराब कर देते हैं।
ये बातें अपने पिता की जब मैंने सुनी थी ना, उसके बाद मुझे पिताजी की मजबूरी समझ आने लगी थी। लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा था, तो मुझे लगा मुझे यह काम करना ही होगा। अगले दिन मैं बाइक लेकर सीधा अपने दादाजी के उस गांव की तरफ निकला था, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। 40 किलोमीटर दूर वो गांव में जब मैं पहुंच गया, मुझे अपने उस खेत के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। वहाँ खेतों को देखने के लिए मैं आया ही नहीं करता था। गांव में हमेशा मिलने के लिए आता था दादाजी के पास। गांव में भी हमारा एक छोटा सा घर था। वहाँ मुझे पता लगा कि जो हमारे खेत है ना, वहाँ पर भी 2 कमरों वाला छोटा सा घर मेरे दादाजी ने बनाया हुआ था। सुरक्षा के लिए वो उसी घर में रहा करते थे। मैंने सोचा मैं भी वहीं पर रहूँगा, देखूंगा आखिर हमारी फसल खराब कैसे हो रही है, क्या वहाँ से कुछ नहीं निकलता। जब मैं उस जगह पर पहुँचा था ना, वहाँ मैंने देखा बड़े बड़े वो खेत, गांव से काफ़ी दूर। आसपास की जितनी ज़मीन थी वो सारी की सारी हमारी थी, और उसके आगे कुछ जंगली इलाका और कुछ बंजर टीले बने हुए। यानी यहाँ कुछ और हो ही नहीं सकता, कोई खराब नहीं कर सकता। और ये भूतों की कहानियाँ जानबूझकर गांव वालों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए बनाई हुई हैं। फिर गांव में आकर मैंने मुखिया से बात की। हमारे खेतों पर सब्जियां तो लगाई हुई हैं, लेकिन हमें कोई भी रुपए भेजता नहीं, क्या इन्हें यहाँ से उखाड़ कर कोई बेचता नहीं। तब मुखिया ने कहा, यहाँ सब्जी 6 महीने पहले लगा दी गई थी, अब बहुत अच्छे तरह से लग चुकी है। आगे से पानी का बहाव इस तरफ मोड़कर रात को पानी भी दे दिया जाता है, लेकिन रात को वहाँ कोई रुकता नहीं। कहते हैं सब्जी खराब कर देते हैं। वहाँ एक छलावा है जिससे सब लोग डरते हैं। अब उस इलाके में जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। गांव वाले इलाके हमने बाड़े से बंद कर रखे हैं। उन इलाकों में कई लोग खेती करते हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी वाले वो खेत, वहाँ तो तुम्हारे दादाजी के पास ही हिम्मत थी जाने की, और किसी के पास हिम्मत नहीं थी। अब तुम देख लो, वहाँ सब्जी तो लगी है, सुरक्षा करके देख लो। उसके बाद मैंने आंखों से घूरते हुए मुखिया को कहा था, सुरक्षा तो मैं कर लूँगा, लेकिन एक बात याद रखिए, गांव से अगर रात के वक्त चोरी करता हुआ मुझे कोई भी आदमी दिख गया ना, उसको अपनी इन्हीं बाजुओं से ना तोड़ कर रख दूंगा। बाद में मुझे मत कहना। मैंने मुखिया की आंखों में थोड़ा डर देखा था। तगड़ा शरीर था मेरा, अगर वो मुझे गुस्सा दिलाते वहीं उठाकर पटक देता। वो जानते थे मुझे, इसीलिए घबराकर उन्होंने कहा, तुम्हारे खेत है, तुम जैसा करना चाहते हो। मैंने कहा, कोई कब्जे की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मेरे जैसे मेरे 50 और दोस्त भी हैं, सभी को ले आऊँगा। इस गांव में मुझे नहीं लगता सारे गांव वाले मिलकर भी हमें रोक पाएंगे। घरों से निकाल निकाल के पीटूंगा सबको। मुखिया घबराया घबराया वहां से गया था, और मैं जान गया था जो डर उसके दिल में मैं डालना चाहता था ना, वो पड़ चुका है। जिसके बाद मैं दोबारा खेतों की तरफ चला गया। वक्त शाम का हो गया था। मैंने सोचा था इन खेतों की अगर सुरक्षा करनी है ना, कुछ समय रात को मुझे यहाँ रुकना होगा। यहाँ कई सब्जियाँ लगी हुई हैं, मजदूरों को दिन के वक्त लगा दिया करूँगा इन सब्जियों को काटने के लिए। बड़े बड़े थैलों में भरकर शहर की तरफ भिजवा दूंगा, इससे कमाई अच्छी हो जाएगी। कोई भी यहाँ कटाई नहीं करता। ये गांव वाले ना बड़े चालाक हैं, अब इन्हें हाथ लगाने नहीं दूंगा। इस तरह शाम के वक्त मैं उस घर की तरफ गया था। अंदर से दरवाज़ा खोलकर ठीक ठाक सफाई थी। इतने समय में ज़्यादा मिट्टी अंदर नहीं आई थी। गद्दे, तकिया, पलंग, हर चीज़ मैंने अच्छे से टिका दी। खाने पीने का कुछ सामान लिफाफों में रख दिया था। अब कुछ दिन यहाँ पर रहना है तो मुझे ध्यान तो रखना होगा ना। उस घर में सामान टिकाने के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। चलकर मैं दोबारा गांव की तरफ आया। मैंने सोचा मेरे दादाजी के कुछ दोस्त यहाँ पर रहते होंगे, कोई ऐसे जो हमारे परिवार को पसंद भी करते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करता हूँ। मैं जब गांव में आया, कई लोगों के घर मैंने पहचान लिए। जब मैं उनके घर में जा रहा, मेरे दादाजी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे। इसी के साथ वो कह रहे, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हमसे मांग लेना। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मैं गांव में आता जाता रहूँगा, नज़दीक ही तो है मेरे वो खेत। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, हमारी फसल पर इतनी ज़्यादा सब्जी लगी हुई है, फिर भी कमाई बिल्कुल नहीं होती थी, क्या इन्हें शहरों में भेजा नहीं जाता था? तब वो आदमी मुझे बताने लगा था, सब्जी लगवा दी गई थी, जो कि दिन के वक्त लगवाई थी। तुम्हारे पिता ने काटने के लिए कहा था, लेकिन कुछ मजदूर थे जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। रात के वक्त वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कहता हूँ, वो जो घर है ना, उसे छोड़ दो, यहाँ गाँव में रहो। तुम्हें बताऊँ, उस खेतों की सुरक्षा करने का कोई खास फायदा नहीं है। वहाँ रात के वक्त छलावा नजर आता है,
और कहते हैं जिसका वो पीछा करने लगता है ना, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाती है। तो ध्यान रखना वो छलावा तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। मैंने तब अपनी बाजुओं को फैलाकर वो टी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके कहा था, छलावा सुना है मैंने, वहाँ घूमता है। छलावे कमज़ोर होते हैं और मैं तो ऐसे मसल कर उसे कचूमर बना दूंगा ना उसका, देखते रह जाओगे। देखता हूँ रात को कौन हमारी सब्जियां फसल खराब करता है। उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी, मैं रुकने वाला नहीं था। मैं सीधा बढ़ने लगा अपने खेतों की तरफ। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।